नमस्कार। देखो आज के अपन क्लास चालू करते हैं इस बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ से जो हर अखबार के अंदर आई। क्या है? लीला पैलेस उदयपुर फाइंड ₹10 लाख एज स्टाफ एंटर्स कपल्स रूम विदाउट परमिशन, होटल इवेलुएट्स लीगल मेजर्स। ये 9 जनवरी 2026 की घटना है। ए हाउस कीपिंग स्टाफ एट द लीला पैलेस allegedly used the master key to access an occupied room and peeped in on a couple in compromising position। ये है अपने लीला पैलेस होटल पिछोला लेक अपने उदयपुर में है उसके अंदर। ठीक है, दंपति रुके हुए थे होटल के अंदर और जो केयर टेकर था उसने मास्टर की का दुरुपयोग करके गेट खोला और कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में कपल को देखा और इसके अगेंस्ट में, ठीक है ना, इसको फेलियर ऑफ सर्विस या नेग्लिजेंस ऑफ सर्विस पाया गया। इसके अगेंस्ट में जो अतिथि था उसने, मतलब जो गेस्ट था उसने, भाई अब मान लो मैं आपको बताऊँ, जैसे आप हो इस सिचुएशन में, कोई भी हो, तो अब भाई ग्रीवेंस तो मुझे है ना, तो अब मेरे ग्रीवेंस का मैकेनिज्म क्या है, रिड्रेसल का मैकेनिज्म क्या है, शिकायत का समाधान क्या है। ठीक है, तो वही अपना टॉपिक है क्या, कंज्यूमर कमीशन, उपभोक्ता आयोग है ना, उपभोक्ता विवाद निपटारण आयोग, इसको अपन पूरा बोलते हैं कंज्यूमर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। ठीक है, ये अपना टीएमएस का चैप्टर नंबर 37 है। ये इस न्यूज़ को मैंने क्यों उठाया, क्योंकि क्या है, अभी अपन जब सारा इसका इकोनॉमिक जुडिशन अपन सारा देखेंगे तो उसमें अभी तक जैसे अपन कॉमन सेंस में आप समझते हो, तो आप ये समझते हो कि गुड्स प्रोडक्ट्स यही हैं जिनमें दोष पाए जाने के ऊपर अपन उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटा सकते हैं रेमेडी के रूप में। तो गुड्स और प्रोडक्ट नहीं है ना, गुड्स और प्रोडक्ट नहीं, उनके अलावा सर्विस में अगर कोई फॉल्ट पाया जाता है, जैसे होटल सर्विस, ये सर्विस सेक्टर के अंदर आता है। ठीक है, अपन राजस्थान या इंडिया की इकोनॉमी पढ़ते हैं तो उसमें अपन सर्विस सेक्टर के अंदर सबसे बड़ा उदाहरण देखते हैं राजस्थान के अंदर टूरिज्म का, हॉस्पिटलिटी एंड मैनेजमेंट, टूरिज्म हॉस्पिटलिटी एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये सर्विस के अंदर ये दोष पाया गया है यहाँ पे, होटल के अंदर, होटल सर्विस सेक्टर से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए अपन ने इस टॉपिक को उठाया। तो सर्विसेज में दोष होने पर भी अपन जा सकते हैं। भाई मान लो टीवी मोबाइल में दोष होता है तो वो तो अपन जाते ही हैं उपभोक्ता आयोग में, सर्विस में दोष पाए जाने पर भी हो सकता है, जा सकते हैं अपन कंज्यूमर आयोग के अंदर। ठीक है, ये जनवरी 2026 की ये घटना है। वेल, हर न्यूज़पेपर के अंदर आई है ये। फिर अब इस न्यूज़पेपर के अंदर अपन क्या देखिए, इसी न्यूज़ में अपन क्या देखते हैं, द लीला पैलेस उदयपुर ओनर स्कॉलर्स उदयपुर प्राइवेट लिमिटेड हैज बीन हेल्ड लायबल फॉर ग्रॉस डिफिशिएंसी इन सर्विस। देख रहे हो, सर्विस में दोष पाया गया इनकी। ठीक है, एंड ब्रीच ऑफ गेस्ट राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल नंबर 21 बाय द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन चेन्नई, है ना, जिला उपभोक्ता आयोग ने। ठीक है, और कहाँ का, चेन्नई ने। ठीक है, जिला स्तरीय। ठीक, और ऊपर आपने जैसे देखो यहाँ तो जिले की बात आ रही है और यहाँ फाइन लगाया था कितना, 10 लाख का। तो 10 लाख, जिला उपभोक्ता आयोग, ठीक है ना, राइट टू प्राइवेसी, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है ना। तो इससे क्या अपन एक प्रीफेस बन गया अपने टॉपिक का कि भाई सर कि इसकी एक इकोनॉमिक जुरिडिक्शन भी होगा कि कितने से कितने पे कौन आएगा, और वो सारी चीज़ें ही अब अपन आगे देखेंगे। ठीक, तो अपन जो ये देखते हैं उपभोक्ता विवाद निपटारण अधिनियम, कंज्यूमर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म या एक्ट, तो पुराना वाला एक्ट था 1986 का, ओरिजिनल जो एक्ट था 1986 का। ठीक है, नया एक्ट कब आया, 2019 के अंदर। अभी अपन आगे डिटेल में और पढ़ेंगे। और फिर इस एक्ट के ही रूल्स आए। ठीक है ना, वो रूल्स, या यूँ कह लो कि एक्ट के अंदर कुछ चेंजेस किया गया, रूल्स आए 2021 के अंदर। ठीक है ना, 2021 के अंदर। तो आपसे यहाँ तक ये क्वेश्चन पूछा जाए, यहाँ तक जो क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान में कौन सा कानून इन फोर्स है, तो 2019 का है और रूल्स 2021 के। अभी अपन देखेंगे आगे। और स्ट्रक्चर कैसा है, ये त्रिस्तरीय है ना, 3 टियर है, 3 टियर। क्या अपन एक देख रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट तो सबसे नीचे, डिस्ट्रिक्ट के ऊपर है स्टेट लेवल, स्टेट लेवल के ऊपर है नेशनल लेवल। अभी अपन देखेंगे आगे। फिर दूसरा ये ADRM है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ADRM अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म। ADRM है अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म, इसी को हिंदी में बोलेंगे वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र या निपटारण प्रणाली, वैकल्पिक विवाद निपटारण प्रणाली। ये क्या कि जैसे अपन ट्रेडिशनल कोर्ट्स देखते हैं, जो मैंने आपको पहले पढ़ाया, क्या कि जो सबऑर्डिनेट्स कोर्ट देखते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम, वो तो एक ट्रेडिशनल अपना लॉ सिस्टम है, कोर्ट सिस्टम है। ये है अल्टरनेट क्यों, जिससे कि आज अपन देखते हैं कि वो जुडिशल के ऊपर तो बहुत ज़्यादा लोड है, बहुत ज़्यादा केसेस है, बहुत ज़्यादा पेंडेंसी है, तो इसलिए ये ADRM एग्जिस्टेंस के अंदर है। नेचर ऑफ इंस्टीट्यूशन कैसा है, इंस्टीट्यूशन का नेचर है सेमी जुडिशियल, है ना, अर्धन्यायिक। अर्धन्यायिक क्या, जैसे फाइन लगा सकता है लेकिन जेल वगैरह की सजा नहीं दे सकता। ठीक है, तो ये है। न्यायिक क्या करता है, फाइन भी लगा सकता है, जेल भी भेज सकता है सारा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, सिर्फ फाइन का है, कंपनसेटरी।
फिर बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सेवंथ शेड्यूल। ये सेवंथ शेड्यूल क्या बोलता है कि अपन देखते हैं कि अपने 12 अनुसूची 12 शेड्यूल से कॉन्स्टिट्यूशन में बताया मैंने कई बार, उसमें सेवंथ शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट है। तो 3 लिस्ट में कौन सी लिस्ट का विषय है ये कंज्यूमर अफेयर्स, तो वो कॉन्करेंट समवर्ती अनुसूची जो है उसका है, समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट, अनुसूची नहीं, अनुसूची तो 7वीं है और उसके अंदर तीसरी लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, ठीक है। उसके अंदर 7th एंट्री है, ठीक है, मतलब 7वीं अनुसूची की जो तीसरी लिस्ट है उसकी 7th एंट्री ये यूं है भाई, पहली लिस्ट यूनियन लिस्ट, दूसरी लिस्ट स्टेट लिस्ट, तीसरी कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। तो कॉन्करेंट लिस्ट का 7वां आइटम है, उसमें लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है ना, उसमें ये उपभोक्ता नहीं लिखा हुआ, उसमें कॉन्ट्रैक्ट है। अब देखो हर गुड्स प्रोडक्ट सर्विसेज का आदान प्रदान जो होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट एक लीगल एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर किसी एक बेसिस के आधार पे कोई सर्विस या गुड्स प्रोडक्ट्स का आदान प्रदान हुआ। जैसे ये लीला पैलेस होटल मैंने बताया, तो गेस्ट वहाँ गया, उसने जो भी किराया था वो वहाँ चुकाया और वो रूम लिया, और फिर उसके बदले के अंदर उसने वो सर्विस अपेक्षित करी, तो ये लीगल एग्रीमेंट जो होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो 7th एंट्री जो है ये कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्लूडिंग पार्टनरशिप, एजेंसी एंड अदर स्पेशल फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो ये 7 उपभोक्ता मामले सीधे सीधे नहीं लिखे हुए समवर्ती अनुसूची में, समवर्ती सूची के अंदर 7वीं अनुसूची में, ठीक है ना, ये मैं बता रहा हूँ। अब देखो आप देख रहे हो अभी समवर्ती लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट अपन देख रहे हैं, तो देखो इसकी खास बात क्या होती है कि सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन विवाद की स्थिति में सेंटर का कानून ही सर्वोपरि होता है, ये मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो अभी आप देखना सेंटर स्टेट दोनों की चलेगी, अभी अपन देखेंगे आगे कैसे, ठीक है, यहां तक आए। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं इकोनॉमिक जुरिडिक्शन। इकोनॉमिक जुरिडिक्शन क्या है, जैसे अपन देखेंगे इसमें एक लिमिट है ना, जैसे 2 करोड़ और 50 लाख, दो ही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये डिसाइड कौन करता है, ये डिसाइड सेंट्रल गवर्नमेंट ने करी है, और लेटेस्ट कब डिसाइड हुई है, जैसे मैंने अभी बताया था ये 2021 की, आप देखो 30 दिसंबर 2021 PIB से मैंने उठाया हुआ है, ठीक है। अब ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, PIB प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो सरकार का जो मुखपत्र है, सरकार की जो अपन को फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है PIB से मिलती है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो से, ठीक है। तो यहाँ से मैंने उठाया हुआ, देखो ये दिसंबर 2021 की घटना है, 13 दिसंबर 2021 को ये हुआ कि ये इकोनॉमिक जुरिडिक्शन जो रूल्स जुरिडिक्शन डिफाइन होगी, जो रूल्स बने 2021, जो मैं ऊपर में बताया था कि 19 का 2 एक्ट रूल्स हैं 21 के, उसके अंदर ये चेंज हुआ। ये मैं आपको देखो क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे या बुक्स में जितना भी इसका वीडियो देखोगे इसके संदर्भ में, वो सारे के सारे 2019 के अधिनियम के अनुसार बातें हुई हैं 1 करोड़, जिसमें नेशनल कमीशन का इकोनॉमिक जुरिडिक्शन जो 1 करोड़, लेकिन है ना, लेकिन अभी अपन जैसे पढ़ेंगे अपन तो 2 करोड़ पढ़ेंगे, ये चीज़ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना कि सर ये 2 करोड़ क्यों, देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 2021 के डेटा के हिसाब से अपन चल रहे हैं। यूट्यूब पे 99% डेटा जो ये 2019 का जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया हुआ है ना, बुक में, हालांकि 2021 के अकॉर्डिंग, और ये 2021 ही ऑथेंटिक, तो मैंने आपको बता रहा हूँ ना। देखो तो 2021 में क्या डिसाइड हो गया कि त्रिस्तरीय अपन देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन, ये तो पहले की तरह ही है, लेकिन लिमिट डिसाइड हुई यहाँ पे। अभी अपन आगे और मैं आपको बताऊंगा। तो लिमिट के अंदर आपको 2 ही चीज़ें याद रखनी है, देखो क्या, अभी अपन ने 2021 देखा ना ये, तो 2 ही चीज़ें याद रखनी है, एक तो 2 करोड़ याद रखना है और एक बस 50 लाख याद रखना, और आपको कुछ याद नहीं रखना, सब अपने आप आ जाएगा। 2 करोड़ और 50 लाख, 2 पंजे 10, ऐसे है ना। अब इकोनॉमिक जुरिडिक्शन अपन देखते हैं आगे, फाइल में आगे चलते हैं। ये इकोनॉमिक जुरिडिक्शन पहला बिंदु आ रहा है अपने इकोनॉमिक जुरिडिक्शन, ठीक है ना, कि आर्थिक न्यायिक क्षेत्र जो है वो कैसे कैसे डिसाइड हो रखा है। तो आर्थिक न्यायिक क्षेत्र में अपन देखते हैं वो त्रिस्तरीय, मैंने आपको बताया डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल 3 लेवल पे है। 1986 में क्या था, फिर 2019 का अधिनियम 20 जुलाई 2019 से लागू हुआ, लेकिन अपन बात करें 2021 और 30 दिसंबर 2021 से जो नियम लागू हुए, अधिनियम के कुछ नियम भी बना सकती है सरकार, ठीक है ना, उसको ज़्यादा सिंप्लीफाइड करने के लिए, जैसे इसके अंदर हुआ यूँ, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था आपको 2 ही रकम याद रखनी है, 2 करोड़ और 50 लाख। तो देख लो क्या कि नेशनल लेवल कमीशन 2 करोड़, स्टेट लेवल कमीशन नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमीशन जो है वो 50 लाख, 50 लाख से कम का है कोई भी गुड सर्विस या प्रोडक्ट, तो उसमें अपन को एप्लीकेशन कहाँ फाइल करनी है ग्रीवेंस की, कहाँ पे, अपने को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। फिर स्टेट लेवल सुनता है 50 लाख से 2 करोड़ तक का, और नेशनल लेवल में फाइल करनी है अपने को 2 करोड़ की। ये ही इसका मैकेनिज्म है। जैसे मान लो 17 लाख का कोई, मान लो जैसे फॉर एग्जांपल आपने आईफोन खरीदा और 17 लाख का वो है, 17-80 लाख का, उसमें डिफेक्ट कोई आया, तो आपको कहाँ जाना है, आपको राज्य उपभोक्ता मंच पे जाना है, नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन पे। ना तो आप डिस्ट्रिक्ट पे जा सकते क्योंकि ज़्यादा है, और ना आप नेशनल पे जा सकते। पहले आपको जो अवेलेबल जो ऑप्शन है वो एग्जॉस्ट करने पड़ेंगे, आप डायरेक्ट नहीं जा सकते।
जैसे 30 लाख का है तो 50 लाख से कम पहले जिला स्तरीय पे जाना पड़ेगा मंच पे। 80 लाख का है तो आपको जिले पे जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ जाएंगे, जिला एडमिट ही नहीं करेगा, यहाँ एडमिट करेगा ऐसे। ठीक है, तो दो ही रकम याद रखनी, मैंने बताया था 50 लाख और 2 करोड़, और बीच वाली जो है 50 लाख से ज़्यादा और 2 करोड़ से कम, मतलब स्टेट लेवल। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल, ऐसे तीन है। जीपीएस क्या लिखा हुआ है, गुड्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ये इसके अंदर लिखा हुआ है। तीनों में से किसी में भी अगर दोष पाया जाता है, मतलब गुड्स भी हो सकता है, गुड्स का होता है जो रॉ मटेरियल होता है उसको गुड बोलते हैं, प्रोडक्ट जब रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके कोई चीज़ मैन्युफैक्चर की जाती है, दिस प्रोडक्ट। एंड सर्विस, जैसे अभी मैंने आपको बताया, अपने सर्विस सेक्टर है, एजुकेशन है, ठीक है, ये अपने टूरिज्म अपन ने जैसे देखा, ये सारा फाइनेंस, बैंकिंग, सब सर्विस सेक्टर है वो, ऐसे। ओके, तो ये तो हो गया इकोनॉमिक ज्यूरिडिक्शन, कौन डिसाइड करता है, सेंटर डिसाइड करता है। ठीक, फिर अपन देखते हैं कि सेक्शन की डिस्ट्रिक्ट लेवल जो ये अधिनियम है 2019 का अधिनियम है, फिर अपने नियम बने 2021 में, तो नियम में मेन ये इकोनॉमिक ज्यूरिडिक्शन था, बाकी मेन अधिनियम 2019 वाला है। इकोनॉमिक ज्यूरिडिक्शन चेंज किए गए थे 2021 के नियमों से। ठीक है, तो सेक्शन जो है 2019 के अधिनियम का सेक्शन 28 जो है ये जिला स्तरीय से डिपेंड की डेफिनेशन है, उसके अंदर 42 के अंदर राज्य स्तर के और 53 के अंदर अपने राष्ट्रीय स्तर पर जो कमीशन है, नेशनल कमीशन, उसका वर्णन है। सेक्शन एक्ट के अंदर सेक्शन चलते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके जो पैराग्राफ्स हैं उसको अपन आर्टिकल बोलते हैं, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा जितने भी लॉज हैं उनमें जो है पैराग्राफ्स, उसको अपन प्रोविजंस जो उनको अपन सेक्शंस बोलते हैं, धाराएं, और कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं आर्टिकल, अनुच्छेद। क्रिएटेड बाई, नेक्स्ट बिंदु अपन देखते हैं क्रिएटेड बाई, कि जिला स्तरीय मंच जो किसने बनाया, स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, लेकिन कानून कौन सा, सेंटर वाला ही। अब देखा अपन क्या है, उस सेंटर वाले कानून में सेक्शन 28 में लिखा हुआ है 2019 वाले सेंटर वाले कानून में कि राज्य सरकारें समय समय पे अपने अनुसार प्रत्येक जिले के अंदर जिला स्तरीय उपभोक्ता मंच का गठन करेंगी। तो देखा ना मैंने कॉन्करेंट लिस्ट आपको बता दी ना, कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों बना सकते हैं, समवर्ती अनुसूची, समवर्ती सूची है ना, 7वीं अनुसूची का विषय 7 शेड्यूल, स्टेट लिस्ट। ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये होएगा। आज जैसे हम राजस्थान के अंदर देखते हैं 41 डिस्ट्रिक्ट, तो सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये है। फिर तो इंपॉर्टेंट बिंदु क्या है कि एक डिस्ट्रिक्ट में 2 से भी ज़्यादा संभव है, एक डिस्ट्रिक्ट में 2 से ज़्यादा संभव। जैसे जयपुर में अपन देखते हैं, जयपुर के अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फॉर्म है, अपने 2 मिनी सचिवालय में और 2 सेशन कोर्ट के अंदर है, ऐसे। जोधपुर के अंदर 2 हैं, ठीक है ना, ऐसे। तो एक जिले के अंदर एक से ज़्यादा भी हो सकता है, जैसे आबादी ज़्यादा होती है तो लोड ज़्यादा रहता है, इसलिए ज़्यादा दे दिया अपन ने। फिर स्टेट लेवल वाला जो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी वो राजधानी के अंदर होता है और अन्य क्षेत्र में भी हो सकता है, राजधानी के अलावा कोई अन्य क्षेत्र वहाँ भी हो सकता है, और कोई रीजनल ब्रांच भी बनाई जा सकती है। ठीक है, जैसे बेंच होती है अपना राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर के अंदर, जयपुर उसकी बेंच, ऐसे। सेंट्रल गवर्नमेंट वाला राजधानी के अंदर रहेगा या और कहीं जगह भी हो सकता है, और उसकी भी रीजनल बेंच बनाई जा सकती है। जैसे अपने बात चल रही है कि भाई सुप्रीम कोर्ट काफ़ी दूर पड़ता है, खासतौर पे जब साउथ इंडिया के पीपुल नॉर्थ इंडिया के अंदर आते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की भी रीजनल बेंच बनाई जाए, बात चल रही है ऐसे। ऐसे ही अपन ने क्रिएटेड देखा। टोटल जिला स्तरीय मंच कितने अपने पास, 678, ठीक है, जितने जिलों के हिसाब से। फिर ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिले तो 678 देख रहे हैं, राज्य अपन जैसे देखते हैं राज्य स्तरीय मंच अपने पास कितने, 35 है। जबकि अपन देखते हैं आज जब अपन इसको फाइल को पढ़ रहे हैं, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ जनवरी 2026 के अंदर, तो भारत के अंदर तो भाई अपन देखते हैं 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, है ना। आज मतलब जनवरी 2026 की स्थिति जो है 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, तो 28 और 8 तो 36 होते हैं। पहली चीज़ तो ये तो 36 नहीं है, 35 है। तो एक यूनियन टेरिटरी के अंदर नहीं है, बिल्कुल लद्दाख के अंदर ये नहीं है, ठीक है। ये जुडिशन हो सकता है कि धीरे धीरे बढ़ जाए, लेकिन आज के तारीख के अंदर ऐसा नहीं। जम्मू कश्मीर को दे दे, जम्मू कश्मीर वाले जुडिक्शन के अंदर ही आ रहा होगा, ऐसे, ठीक है, लेकिन लद्दाख के अंदर नहीं, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी को ही इसका जुडिक्शन दिया हुआ, ठीक है। तो 28 राज्य जो उनके अंदर है, फिर 28 की सभी यूनियन टेरिटरीज में बस लद्दाख वाले का जुडिक्शन जम्मू कश्मीर वाले के पास है, इतना सबको ध्यान रखना है, ये चीज़ है ना। तो देखो ये यहाँ पे बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं स्टेट फोरम, है ना, स्टेट कमीशन, ठीक है। तो यूँ आता है कि यार फिर यूनियन टेरिटरीज का क्या होगा। जैसे अपन हाईकोर्ट में भी देखते हैं कि सभी यूनियन टेरिटरीज के पास अपना अपना हाईकोर्ट नहीं है। जैसे अब अंडमान निकोबार क्वेश्चन आता है कि कलकत्ता हाईकोर्ट के पास में, ऐसे। तो ऐसे अपन जैसे यूनियन टेरिटरीज के अंदर जो कंज्यूमर फॉर्म्स हैं वो किन से संबंधित है, तो उनका खुद का कंज्यूमर फॉर्म है, वो किसी स्टेट के पास नहीं है। अंडमान निकोबार का खुद का राज्य उपभोक्ता मंच है या स्टेट
मतलब अंडमान एंड निकोबार अपने कंज्यूमर ग्रीवेंस रिड्यूसल कमीशन, ऐसे विवाद निपटान तंत्र, ऐसे, ठीक है ना। तो 35 तभी तो 35 राज्य थोड़ी है, 28 और 8 माइनस लद्दाख, समझ गए। स्ट्रक्चर अपन क्या देखते हैं कि जिला स्तरीय जो होते हैं भाई, यहाँ पे तो भाई एक ही होगा ना, तो देश के अंदर नहीं। तो स्ट्रक्चर अपन देखते हैं कि जिला स्तरीय के अंदर क्या होता है, एक प्रेसिडेंट बोलते हैं जिसको अपन चेयरमैन बोलते हैं अन्य जगह, है ना। अन्य कमीशन के अंदर चेयरमैन बोला जाता है, यहाँ प्रेसिडेंट, एक प्रेसिडेंट प्लस 2 मेंबर जिला स्तरीय के अंदर। राज्य स्तरीय के अंदर क्या है, एक तो प्रेसिडेंट हो गया और 4, ठीक है ना, एट द रेट सेंटर, मतलब सेंटर से बढ़ाने अगर संख्या है तो सेंटर से अनुमति लेकर अपन इसको बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है ना। 1 + 4 जो राज्य राष्ट्रीय स्तर का उसके अंदर क्या पोजीशन है, 1 प्लस मिनिमम 4 से लेके 11, मतलब एक तो प्रेसिडेंट होएगा और सदस्य 4 से 11 तक हो सकते हैं, ठीक है ना। ये सिंस 2020 जो स्थिति हुआ है, और इसके अंदर एटलीस्ट एक फीमेल होनी चाहिए। तो भाई क्वेश्चन ये आया कि अधिकतम नेशनल कमीशन जो उसमें मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, 11 हो सकते हैं, कम से कम 4, ऐसे। तो 2, 4 और 4 से 11 ऐसे। इसमें भी 4 से ज़्यादा हो सकता है केंद्र की अनुमति से, ऐसे। जैसे अपन देखते हैं प्रेजेंट में राजस्थान का जो है, राजस्थान राज्य ने अपने उपभोक्ता निवारण मंच, ये अपने 5 बत्ती पे है, जयंती मार्केट के सामने इसका कोर्ट है अपने, ठीक है ना। तो अपने क्या स्थिति है, 1 + 9, एक प्रेसिडेंट और 9 अदर मेंबर। राज्य स्तरीय बता रहा हूँ, अपने जो है प्रेसिडेंट चेयरमैन जो है जस्टिस देवेंद्र कछावा, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ बताया ना, जस्टिस मैंने यहाँ जानबूझ के लगाया क्योंकि अभी अपन पढ़ेंगे कि क्वालिफिकेशन कि जो प्रेसिडेंट होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है। तो जिला स्तरीय डीजे के इक्विवेलेंट उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट जज के इक्विवेलेंट। राज्य स्तर का जो होता है उसका जो राज्य स्तरीय मंच का जो प्रेसिडेंट है या चेयरमैन, जो उसकी योग्यता किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, क्या कि वो हाई कोर्ट का जज हो, प्रेजेंट या एक्स। अब जैसे मैंने ये बताया ना, जस्टिस मतलब उस संबंधित राज्य का नहीं, कहीं का भी हो सकते हैं, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि जैसे राजस्थान का तो भाई राजस्थान के हाईकोर्ट के जज हों, प्रेजेंट या एक्स, किसी भी हाईकोर्ट के हो सकते हैं, जैसे ये यूपी के थे, ठीक है। तो हाईकोर्ट जज हो सकते हैं प्रेजेंट या एक्स। और अगर अपन प्रेजेंट हाईकोर्ट जज को बना रहे हो तो आपको कंसल्ट करना पड़ेगा किससे, सीजेआई से। सीजेआई कौन, अपना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से आपको कंसल्ट करना पड़ेगा अगर प्रेजेंट को आप बना रहे हो, प्रेजेंट मतलब सिटिंग हाईकोर्ट जज को अगर आप मेंबर बना रहे हो तो, मतलब प्रेसिडेंट बना रहे हो तो, चेयरमैन बना रहे हो तो। और यहाँ नेशनल वाले में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का जज प्रेजेंट या एक्स। अब सीधी सी बात है, एक्स में सीजीआई की अनुमति नहीं है जरूरी, लेकिन अगर प्रेजेंट है तो उसमें सीजीआई की अनुमति जरूरी है। और दूसरा, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस प्रेजेंट या एक्स, इसका प्रेसिडेंट हो सकता है नेशनल कमीशन का। अब देखो यहाँ पे एक पेज है कि हाई कोर्ट का जो जज है प्रेजेंट या एक्स, वो तो राज्य आयोग जो है, राज्य आयोग, उसका प्रेसिडेंट हो सकता है। और हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है प्रेजेंट या एक्स, वो नेशनल लेवल कमीशन का प्रेसिडेंट हो सकता है। कहने का मतलब हाई कोर्ट का जो जज है प्रेजेंट या एक्स, या हाई कोर्ट का जो जज है प्रेजेंट या एक्स, वो नेशनल लेवल का प्रेसिडेंट नहीं हो सकता। नेशनल लेवल का अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है तो आप हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होने चाहिए, प्रेजेंट या एक्स। प्रेजेंट हो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अनुमति से ही आप बन पाओगे। तो यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रखा हाई कोर्ट जज और हाई कोर्ट चीफ जस्टिस। इसको बिल्कुल पॉज करके आराम से समझो क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। ओके, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको ये डीजे इक्विवेलेंट और हाई कोर्ट जज और हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, ये तीनों अलग अलग मैंने बताए, तो ऐसे इनको ध्यान में रखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऐसे। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं सर्विस कंडीशन, कि सर्विस कंडीशंस कौन डिसाइड करता है। सबसे पहले अपन देखते हैं, ठीक है। तो इसमें फिर अब नेक्स्ट अपन देखते हैं सर्विस कंडीशंस। तो जिला स्तर की जो होती है, जो सर्विस कंडीशन तीनों में सेंटर ही डिसाइड करता है, क्योंकि कानून सेंटर का बनाया हुआ है। सैलरी सी मतलब चेयरमैन और मेंबर की स्टेट देता है, ठीक है। यहाँ पे भी स्टेट देता है और यहाँ सेंटर देता है। अब ये क्या है, ये एक सर्च कम सिलेक्शन कमेटी है, ठीक है। ये किसके लिए है, जब जो राष्ट्रीय स्तर का जो है ना अपने, उस राष्ट्रीय स्तर का आयोग जो है उसके प्रेसिडेंट या मेंबर के चयन के लिए, ठीक है। इसमें कौन हेड कौन करता है उसको, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, या कोई सुप्रीम कोर्ट का जज जिसको कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नॉमिनेट करे, ऐसे, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं एज मिनिमम प्रेसिडेंट या मेंबर की। तो वो ये कंडीशन अपने नेशनल वाले पे लागू है, 50 साल मिनिमम, 50 साल से कम का मेंबर नहीं बन सकता, मेंबर या प्रेसिडेंट। टेन्योर कितना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब सेंटर के ही पूछे जाते हैं।
टेन्योर कितना है 470, ठीक है ना, 4 साल या 70 साल की उम्र जो भी पहले हो जाए। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा था जैसे नेशनल कमीशन जो अपने नेशनल कंज्यूमर रिलेशन कमीशन, उसके जो प्रेजेंट में जो हेड है ये अमरेश्वर प्रसाद शाही है ना, अमरेश्वर प्रसाद शाही। इनका टेन्योर है अगस्त 2023 से अगस्त 2027, तो 23 में 4 2027, तो 4 साल टेन्योर हो गया ना ये। और 70 साल की उम्र जो भी पहले हो जाए, तो पहले 4 साल इनका टेन्योर पहले पूरा हो रहा है, ठीक है ना, ऐसा। और ये तो प्रेसिडेंट की है, सी मतलब चेयरमैन या प्रेसिडेंट 470, और मेंबर की क्या है 470 नहीं है, 70 में से 3 साल घटा दो आप तो 67। तो प्रेसिडेंट का तो कितना है 470 और ये 467, ऐसे। प्रेसिडेंट किसका, अपने नेशनल कंज्यूमर कमीशन। ये टेन्योर हो गया। नेक्स्ट अपन देखते हैं नॉट, क्या कि जो भी इनके सेवा शर्तें हैं, सैलरी वगैरह है, वो चेंज नहीं हो सकते उनके डिसएडवांटेज से उनके टेन्योर के बाद, मतलब उनके टेन्योर के समय, मतलब अपॉइंटमेंट के बाद इनकी सेवा शर्तों में किसी प्रकार का चेंज नहीं हो सकता, मतलब बढ़ाए जा सकते हैं, कम नहीं किए जा सकते। कैन नॉट बी चेंज टू देयर डिसएडवांटेज, का मतलब ये होता है। रिप्लाई बाय अनदर पार्टी, अगर अपन जिला स्तर, राज्य स्तर या नेशनल पे फाइल करते हैं कोई भी कंप्लेंट, तो 30 दिन के अंदर जो दूसरी पार्टी है उसको रिप्लाई करना मस्ट है। जैसे अपने लीला पैलेस वाला उदाहरण देखा, तो उसमें 30 दिन के अंदर आपको दूसरी पार्टी जिसके अगेंस्ट में अपन ने केस किया उसको जवाब देना मस्ट है। फिर अपील, इसी को बोलते हैं एपलेट जुरिडिक्शन, है ना, अपीलीय क्षेत्राधिकार। 3 तरह के क्षेत्राधिकार अपन ने इसमें आएंगे। एक तो इकोनॉमिक क्षेत्राधिकार, ऊपर अपने देखा 2 करोड़ 50 लाख, मतलब 50 लाख, 50 लाख से 2 करोड़ और 2 करोड़ से ज़्यादा। दूसरा जुडिशन है अपील, कि जिला स्तर पे जो है उसकी अपील, उसने जो डिसीजन दिया आप उससे नाखुश हो, तो आप कहाँ जा सकते हैं, स्टेट कमीशन में जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब स्टेट कमीशन में 2 तरह से केस दायर हो सकते हैं। एक तो जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू 50 करोड़ से ज़्यादा, 50 लाख से ज़्यादा लेकिन 2 करोड़ से कम, एक तो वो आ सकता है। दूसरा ये अपील के रूप में जा सकते हैं, ऐसे, ठीक है, ये है। तो जिला स्तरीय फॉर्म की अपील कहाँ होती है, स्टेट कमीशन के अंदर होती है। लेकिन ये अपील अपन को कितने दिन के अंदर फाइल करनी है, 30 दिन नहीं, 45 दिन के अंदर। तो यहाँ 45 है, बाकी 30 है, तो ये इसमें ये है इशू, तो अपन को ध्यान रखना। तो जहाँ ये अलग होता है वो एक जन की पसंद होता है। तो कितने दिन के जिला स्तरीय डिस्ट्रिक्ट कमीशन के डिसीजन के विरोध में अगर आपको अपील करनी है तो कितने दिनों के अंदर करनी है, 45 दिन, डिसीजन के 45 दिन के अंदर। और आफ्टर दिस भी कर सकते हैं। बनस्पत क्या है, आपको एक सफिशिएंट रीजन देना पड़ेगा कि मैं निर्धारित समय मतलब 45 दिन के अंदर क्यों नहीं कर पाया, ठीक है। नेशनल स्टेट लेवल के कमीशन के विरुद्ध अपील कहाँ हो सकती है, नेशनल कमीशन में हो सकती है, लेकिन कितने दिन में फाइल करना पड़ेगा, 30 दिन में, आफ्टर दिस सफिशिएंट रीजन से। और नेशनल कमीशन जो उसके डिसीजन के विरुद्ध अपील कहाँ होगी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने दिन के अंदर फाइल करना है, 30 दिन के अंदर, उसके बाद सफिशिएंट रीजन के साथ, यूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ध्यान रखना है, नेशनल कमीशन का जो डिसीजन है वो फुल एंड फाइनल बाइंडिंग नहीं है, वो सब्जेक्ट टू चैलेंज है, अपील हो सकती है। कहाँ, लेकिन कहाँ होगी, एक ही जगह, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये। फिर नेक्स्ट है रिव्यू ऑफ केसेस, इसी ये भी रिव्यू मतलब तीन तरह के जुडिक्शन मैंने आपको बताया, इकोनॉमिक हो गया, एपलेट हो गया, तीसरा रिव्यू। रिव्यू जुडिक्शन क्या होता है कि जिला स्तरीय मंच ने कोई डिसीजन दे दिया, ठीक है, तो उसको राज्य स्तरीय रिव्यू कर सकता है, राज्य ने दे दिया तो उसको नेशनल रिव्यू कर सकता है, ठीक है ना। खुद के भी रिव्यू करते हैं। नेक्स्ट रिव्यू में 2 तरह का है, एक तो ऊपर की अथॉरिटी के द्वारा और एक खुद के भी द्वारा, ठीक है ना। ये खुद के डिसीजन अभी अपन पढ़ रहे हैं कि ऊपर की अथॉरिटी के द्वारा, इसमें बिंदु संख्या 16 में। तो जिला स्तरीय पे कोई भी पेंडिंग है या डिस्पोज हो चुका उसको स्टेट कमीशन डिसाइड कर सकता है किन बिंदुओं पे कि भाई जिला डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने क्या है अपने जुडिक्शन से बाहर से अगर जाके काम किया है, 50 लाख से ज़्यादा का सुन लिया, 17 लाख का सुन लिया, तो जिला स्तर, आपको तो परमिशन ही नहीं थी जिले वाले को, तो इसको राज्य सुनेगा। ऐसे केसेस को ये रिव्यू कर सकता है, ऐसे। और कोई जुडिक्शन से बाहर अगर राज्य के अंदर पेंडिंग या डिस्पोज किया जा सकता है तो वो रिव्यू हो सकता है कहाँ पे, नेशनल पे, ऐसे। कब, जब ऐसे मतलब स्टेट कमीशन ने के जुडिक्शन से बाहर जाके काम किया हो, है 2 करोड़ से ज़्यादा का सुन लिया हो तो जुडिक्शन से बाहर जा रहे हो, तो इसको कौन पेंडिंग या डिस्पोज को कौन बुला सकता है अपने पास, नेशनल कमीशन बुला सकता है, ऐसे। फिर सबसे अच्छी चीज़ ये खुद के डिसीजन को भी रिव्यू कर सकते हैं, खुद को सही लगे ऐसा करना या किसी की रिक्वेस्ट पे। लेकिन डिसीजन के कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर, सब में 30 है ये। जबकि अभी ऊपर ने देखा था कि अपील में जिले में 45 है, बाकी में 30 है, तो इसलिए 45 पसंद है समझाना एग्जाम में, यूँ। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं ट्रांसफर ऑफ कंप्लेंट, सेल्फ या दूसरे की रिक्वेस्ट पर। ट्रांसफर ऑफ कंप्लेंट क्या कि जयपुर जिला आयोग नहीं सुन पा रहा है, लग रहा है पक्षपात हो रहा है, तो दूसरे जिले के अंदर की जा सकती है उसको ट्रांसफर कंप्लेंट को। जिले, राज्य के अंदर नहीं, जिले के अंदर बोल रहे हैं अपन,
तो डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट इन सेम स्टेट करेगा कौन? ऊपर वाली अथॉरिटी करेगी। ऊपर वाली अथॉरिटी या तो राज्य या राष्ट्रीय आयोग, ठीक है। ऐसे ही एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर ट्रांसफर की जा सकती है, लेकिन करेगा कौन? ऊपर वाली अथॉरिटी। तो इसके लिए ऊपर वाला तो सिर्फ एक ही है, क्या? स्टेट कमीशन बाई नेशनल कमीशन। ये एनसी लिखना है, आपको गलत हो गई, बाई नेशनल कमीशन। भाई सीधी सी बात है, खुद क्यों करेगा? कोई करेगा तो ऊपर वाली अथॉरिटी करेगा। ऐसे तो जिला स्तर को चेंज कर सकता है ऊपर वाली अथॉरिटी, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, और ये यहाँ पे नेशनल कमीशन, ठीक है। अब इस एक्ट में अपन जैसे देखते हैं कि 6 तरह के राइट उपभोक्ता को दिए हुए हैं, ठीक है ना। 6 राइट्स, जैसे अपन देखते हैं फंडामेंटल राइट्स हैं, ऐसे ये 6 राइट यहाँ दिए हुए हैं। राइट टू बी प्रोटेक्टेड की अगेंस्ट मार्केटिंग ऑफ हैजार्डस गुड्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, सुरक्षा के अधिकार, ऐसे प्रोडक्ट्स गुड्स सर्विसेज जो कि लाइफ को जोखिम पहुंचा सकते हैं कंज्यूमर की। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, सूचना का अधिकार की क्या क्वालिटी है, क्या क्वांटिटी है जो मैं खरीद रहा हूँ, उसको उसकी ये पोटेंसी, उसकी प्रभाविकता कितनी है। जैसे मैं ले रहा हूँ कि हाँ भाई कि ये मोबाइल चार्ज करेगा आपको फ़ोन को वायरलेस, पता चला कि वायरलेस चार्ज नहीं कर पाया तो उसकी पोटेंसी में कमी है। प्योरिटी और उसके प्राइस पता होने चाहिए। राइट टू बी अश्योर्ड, मतलब अश्योर्ड की जो कॉम्पिटिटिव प्राइस है कि यहाँ अगर मैं चार्जर खरीदा हूँ तो 100 रुपये में मिल रहा है, दूसरी जगह मेरे को 80 रुपये का मिल रहा है, तो मेरे को ये अधिकार है कि मैं कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करूँ। राइट टू बी हियर्ड, ठीक है ना। अगर मेरे को कभी कल को कुछ होता है तो मेरे पास ये होना चाहिए कि मैं किसी कमीशन में जाकर शिकायत कर सकूं। राइट टू सीक रिड्रेसल, है ना। हियर्ड और देखो सीक रिड्रेसल में तो ये क्या है कि मैं आश्वस्त हूं इस चीज को लेकर कि कोई सुनने वाला है, और सीक रिड्रेसल की मैं एक ऑफिशियल कंप्लेंट वहां फाइल कर सकूं, ये दोनों में फर्क है। राइट ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस, मतलब अलग अलग मन से मेरे को अवेयर किया जाए, ऐसे, ठीक है। तो ये 6 राइट हो गए अपने, प्रोटेक्टेड, इन्फॉर्म, अश्योर्ड, हियर, सीक रिड्रेसल एंड इन्फॉर्म, अवेयरनेस, कंज्यूमर अवेयरनेस, ठीक है। ये चीज इसके अंदर है। फिर देखो एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जो मतलब मेरे से आईएएस के इंटरव्यू के अंदर पूछा गया था, सैरोगेट एडवर्टाइजमेंट। एक सैरोगेसी वो मदर है, वो चीज़ अलग है, ये सैरोगेट एडवर्टाइजमेंट। ये सैरोगेट एडवर्टाइजमेंट क्या है, मैं आपको मोटा मोटा समझा देता हूँ कि जैसे अपन देखते हैं एक बियर बनाने वाली कंपनी है, अल्कोहल बनाने वाली कंपनी किंगफिशर, ठीक है ना। तो मेरे को किंगफिशर नाम से नफरत है, क्यों? क्योंकि मेरे को बियर से नफरत है, बियर पीना मेरे को अच्छा नहीं लगता है, अल्कोहलिक ड्रिंक, ठीक है। तो इसलिए मेरे को किंगफिशर नाम से नफरत है। लेकिन अब जब मेरे को कभी एयरलाइंस के अंदर मैं बैठता हूँ तो एयरलाइंस में देखता हूँ किंगफिशर एयरलाइंस की फैसिलिटी बहुत अच्छी है, टाइम पे आती जाती है, सारा ऐसे, तो बंद हो गई, है ना। लेकिन ये, और फिर दूसरा अपन जैसे देखते हैं, मान लो कि जैसे आरसी है, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, उनको स्पॉन्सर करती है किंगफिशर, है कि नहीं। तो मैंने देखा कि यार रॉयल चैलेंजर जो है अपने बेंगलोर की, उसको प्रमोट करती है ये किंगफिशर, ठीक है ना, या किंगफिशर एयरलाइंस, ठीक है। तो मैं रॉयल चैलेंजर्स को तो बहुत पसंद करता हूँ, और उस माने मेरे को थोड़ा थोड़ा प्यार किंगफिशर से भी हो गया। तो मेरी ये जो नफरत थी ना किंगफिशर बियर से, वो धीरे धीरे वो कम हो गई और मैं धीरे धीरे बियर पीने लग गया। तो मैं अपन ने क्या, सैरोगेट एडवर्टाइजिंग यही है कि किंगफिशर सीधा अल्कोहल का एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकता, लेकिन उसने एक बहरूपिया बन गया और एक क्रिकेट टीम को प्रमोट कर रहा है, या एयरलाइंस के रूप से प्रमोट कर रहा है, और अपनी ब्रांड को आगे बढ़ा रहा है, जिसको कि वो वैधानिक रूप से उस ब्रांड को वो आगे नहीं बढ़ा सकता था। तो सैरोगेट एडवर्टाइजिंग समझ आता थी अल्कोहल और टबैको के अंदर। जैसे अपन देखते हैं विमल गुटखा आता है, तो विमल गुटखे का प्रचार नहीं कर सकते, लेकिन विमल इलायची का कर सकते हैं। तो विमल इलायची से फिर वो विमल नाम पॉपुलर हो गया, ब्रांड पॉपुलर हो गया। सैरोगेट एडवर्टाइजिंग का सीधा सा मकसद होता है ब्रांड को पॉपुलर करना, जिसको आप लीगली प्रमोट नहीं कर सकते थे, ऐसे, ठीक है। जैसे इंपीरियल ब्लू करके अल्कोहल आती है, लेकिन आप वैसे नहीं कर सकते, लेकिन आपने क्या कर दिया, इंपीरियल ब्लू नाम से किसी क्रिकेट का इवेंट को आपने स्पॉन्सर कर दिया, ठीक है। खिलाड़ी की जो जर्सी होती है उसके ऊपर लिखा रहता है इंपीरियल ब्लू किंगफिशर, तो वो आप सैरोगेट एडवर्टाइजिंग कर रहे हो अपनी कंपनी का, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, कि जो कि आप लीगली नहीं कर सकते थे। ये है सैरोगेट एडवर्टाइजिंग। सैरोगेट एडवर्टाइजिंग इज ए मार्केटिंग टैक्टिस, क्या है ये? मार्केटिंग टैक्टिस है, एमटी, वेयर ए कंपनी प्रमोट्स ए लीगली रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट, है ना, लीगली रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट लाइक अल्कोहल और टोबैको बाय एडवर्टाइजिंग ए डिफरेंट परमिसिबल प्रोडक्ट ए सैरोगेट। जैसे मैंने बताया कि क्रिकेट खिलाड़ी की जर्सी के ऊपर आपने किंगफिशर लिख दिया, तो वो आप कर सकते थे प्रमोट वैसे, ठीक है ना, लेकिन आप सीधा वैसे किंगफिशर को प्रमोट नहीं कर सकते थे, ठीक है ना। परमिसेबल प्रोडक्ट, उसी को परमिसेबल प्रोडक्ट को अपने सैरोगेट बोला, अंडर द सेम ब्रांड नेम यूजिंग सिमिलर लोगोस, कलर एंड इमेजरी टू बिल्ड ब्रांड रिकॉल एंड सब्सिटली हिंट एट द बैंड आइटम। ये इशारा उधर ही है बैंड आइटम की तरफ, किंगफिशर बियर की तरफ ही, लेकिन यह प्रमोट अपन किसको कर रहे हैं, किसके माध्यम से कर रहे हैं? सैरोगेट प्रोडक्ट के माध्यम से, किंगफिशर एयरलाइंस,
किंगफिशर स्पॉन्सर ऑफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, ऐसे। दूसरा डेफिनेशन देख लो, सरोगेट एडवर्टाइजिंग ए फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग विच इज यूज्ड टू प्रमोट प्रोडक्ट्स विच आर बैंड और लिमिटेड फॉर एडवर्टाइजिंग अंडर गवर्नमेंट रेगुलेशन सच एज सिगरेट्स एंड अल्कोहल, है ना। वाया क्या है, मतलब ये हो कि सरोगेट एडवर्टाइजिंग फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग विच इज यूज्ड टू प्रमोट प्रोडक्ट्स विच आर बैंड, ये तो बैंड यहाँ तो करते वाया एडवर्टाइजिंग अनदर प्रोडक्ट बाय द सेम कंपनी इन ऑर्डर टू रेज ब्रांड अवेयरनेस। भाई वैसे तो डायरेक्ट तो आप कर नहीं सकते, तो वाया मतलब उसके थ्रू, मतलब इनडायरेक्ट एडवर्टाइजिंग अपन कर रहे हैं जिससे कि वो बैंड प्रोडक्ट वो पॉपुलर हो लोगों में, है ना। तो किंगफिशर बियर नहीं, लेकिन किंगफिशर सोडा आ गया, किंगफिशर मिनरल वाटर आ गया, तो देखते हैं यार किंगफिशर मिनरल वाटर बहुत अच्छा है, तो फिर इसके तो और प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे होंगे, तो वो इनडायरेक्टली आपको झोंक दिया उसको बियर पीने के लिए, आपको यूँ बता रहा हूँ। इसके एग्जांपल्स क्या देखते हैं, एग्जांपल्स ऑफ सरोगेट एडवर्टाइजिंग यूजेज मतलब सरोगेट एडवर्टाइजिंग यूजेज एक्सटेंशन प्रोडक्ट्स लाइक म्यूजिक सीडीज, सोडाज और स्पोर्ट ड्रिंक्स अंडर द सेम ब्रांड। एग्जांपल इंपीरियल ब्लू म्यूजिक सीडीज, बैकपायर सोडा, किंगफिशर एयरलाइंस, रॉयल चैलेंजर स्पोर्ट्स ड्रिंक, ऐसे। आप यहाँ लिख लो ना, किंगफिशर मिनरल वाटर, किंगफिशर मिनरल वाटर, ये KMW। तो किंगफिशर बियर को आपने प्रमोट कर दिया ऐसे, ठीक है। एग्जांपल क्या, अल्कोहल ब्रांड्स प्रमोटिंग क्लब सोडाज, म्यूजिक सीडीज इंपीरियल ब्लू लिखा था म्यूजिक सीडीज के ऊपर, एंड नॉन अल्कोहलिक बीवरेज अंडर देयर लिक्विड ब्रांड्स। नॉन अल्कोहलिक बीवरेज जैसे मैंने बता दिया कि किंगफिशर सॉफ्ट ड्रिंक्स या किंगफिशर मिनरल वाटर, ऐसे किंगफिशर सोडा, ये जो है किंगफिशर सोडा, किंगफिशर मिनरल वाटर, बैक वाइपर सोडा, ऐसे सोडा बैन नहीं है, लेकिन इसको अल्कोहल में मिलाएंगे तो अल्कोहल बैन। यूँ टैबेको यूजिंग ब्रांड लोगोज एंड क्लोथिंग एंड स्पोर्ट्स और स्पॉन्सरिंग इवेंट्स एज सीन, जैसे विल्स क्रिकेट, विल्स सिगरेट विद विल्स क्रिकेट, जैसे विल्स के बैट आए, विल्स बैट्स के ऊपर विल्स लिखा रहे, तो प्रमोट तो उसको सिगरेट करना है, लेकिन वो क्रिकेट के माध्यम से कर रहे हैं, तो विल्स ब्रांड पॉपुलर हो रही है। कपिल देव के बैट्स देखना आप, क्या लोगो रहता था, विल्स। फिर विमल कार्डोमम एंड विमल गुटखा, भाई विमल इलायची को फेमस कर रहे हो, लेकिन इस बार विमल नाम पॉपुलर हो गया और विमल गुटखा और पॉपुलर हो गया। ये चीज़ थी अपने सरोगेट एडवर्टाइजिंग की, मेरे से इंटरव्यू में पूछा गया था यूपीएससी के अंदर। आइए इसमें फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं फ्रेजेस। कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं जो काफ़ी प्रचलन में रहते हैं। जैसे एक ये पूछा जाता है, ये केवियट एम्प्टर है ना। केवियट एम्प्टर क्या होता है, लेट द बायर बीवेयर, बायर डू डिलीजेंस दिखाए। डू डिलीजेंस का मतलब जितनी समझदारी मेरे को दिखानी चाहिए थी उतनी मैं दिखाऊँ, ये होता है डू डिलीजेंस, ठीक है ना। लेट द बायर बी बीवेयर, ये क्या बोलता है कि जैसे आप कहीं सामान खरीदने जा रहे हो तो आप पूरी जानकारी ले, आप पागल मत बनो, ठीक है ना, पूरा आप अपने विवेक का इस्तेमाल करो जितना आप कर सकते हो। तो ये केवियट एम्प्टर। एक होता है केवियट वेंडिटर, ये क्या बोलता है, लेट द सेलर बीवेयर, कि सेलर भी अपने उपभोक्ता को ढंग से पहचान ले। तो ये केवियट एम्प्टर पूछा जाता है, इसका मतलब क्या होता है कि लेट द बायर बीवेयर, ठीक है ना, वो सतर्क रहे, कुछ भी खरीद रहा है तो उसको पहले गुण अवगुण सारे उसके जांच ले, उसके बाद अगर गलती होती है तभी वो सेवा त्रुटि या किसी भी तरह की कोई फॉल्ट जो है, रिड्रेसल जो है, उसको ग्रीवेंस को अपन को रिड्रेसल करा पाएगा, ठीक है ना, ऐसे। फिर अभी अपन फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं चैलेंजेस कौन कौन से हैं इस साइड के सामने। एक तो अवेयरनेस एजुकेशन की कमी है, दूसरा डिले इन डिसीजन, 30 दिन के अंदर वो भाई उसको रिप्लाई तो देना है, लेकिन डिसीजन के अंदर काफ़ी समय लग जाता है, अपील वपील चलती रहती है यूँ, तो कम होता है मनोबल जनता का। पोस्ट वैकेंट रहती हैं, ठीक है ना, मतलब प्रेसिडेंट और चेयरमैन की लंबे समय तक। फिर ई कॉमर्स, ये बड़ा अच्छा है। ई कॉमर्स क्या है, जैसे मान लो मेरे को एक प्रोडक्ट खरीदना था, मैंने अमेजोन से खरीद लिया, और जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरे को मोबाइल फ़ोन खरीदना था, ठीक है, मोबाइल फ़ोन खरीदना था मेरे को, है ना, फ़ोन खरीदना अमेजोन से, है ना, और ये सैमसंग का मोबाइल फ़ोन खरीदना था। तो अभी 3 हो गए ना, देखो, पहला मेरे को तो अमेजोन, मतलब मेरे को खरीदना है फ़ोन, फर्स्ट पार्टी में हूँ परचेजर, सेकेंड पार्टी है ये सेलर। तो अमेजोन ने क्या किया, हम दोनों को मिला दिया, मतलब फ़ोन खरीदने वाले और फ़ोन बेचने वाले को। अमेजोन ये बोलता है कि मैंने तो प्लेटफॉर्म ही दिया है, कल को फ़ोन में कोई भी गलती हो जाती है तो भाई सैमसंग जिम्मेदार है। अमेजोन बोलते मेरी कोई गलती नहीं है भैया, मैंने तो दोनों को मिला दिया, तुम केवियट टेम्परेचर देख के खरीदते और ये केवियट वेंटिलेटर ढंग से बेचते, ऐसे। तो जबकि कायदे से अपन देखेंगे तो यार मैंने तो सैमसंग, तो मैं तो अमेजोन ने विश्वास किया, और अमेजोन के प्रोडक्ट जितनी भी डिटेल्स थी वो सारी मैंने जैसे देखी, तो भाई अमेजोन की जिम्मेदारी थी कि भाई ये सैमसंग का जितने भी एडवर्टाइजिंग वो अमेजोन पे लिख रहा है प्रोडक्ट के बारे में वो सारा सही लिखे। अगर सैमसंग ने गलत लिखा है अमेजोन के प्लेटफॉर्म तो वो सैमसंग गलत जिम्मेदार नहीं, उसके लिए अमेजोन जिम्मेदार, क्योंकि मैंने तो अमेजोन पे किया ना विश्वास, ये चीज़। तो ये क्या अमेजोन बीच में से हट जाता है ऐसे, ठीक है। लेकिन अब कर दिया कि जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, प्लेटफॉर्म सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सब, मीशो, तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है ये, ठीक है ना। तो ये
ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को जिम्मेदार ठहराया जाना, ये थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म, इन ऐप्स को बोलते हैं थर्ड पार्टी। क्या अमेजन तो थर्ड पार्टी बन गया, अपना साइड में हो गया, वो मुझे क्या पता है यार, मैंने तो उसको बायर के रूप में, सेलर के रूप में रजिस्टर कर दिया था और तुम बायर तुम दे के खरीदते ऐसे, लेकिन नहीं, अब तुम जिम्मेदारी से नहीं हट सकते पीछे। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं इंपॉर्टेंस इस एक्ट जो अपने देखा, कंज्यूमर रिड्रेसल मैकेनिज्म एक्ट, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले ADRM, वैकल्पिक विवाद निपटान प्रणाली, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म, ट्रेडिशनल कोर्ट्स उन पर जो लोड है उसको कम करता है। वाइब्रेंट इकोनॉमी जैसे ई कॉमर्स, मतलब जीवंत इकोनॉमी, भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है तो और आगे बढ़ेगा, तो इसको ये जरूरी है इसके लिए। ई कॉमर्स जैसे भी अपन ने देखा ये चीज़, ठीक है, ये अपने इस चैप्टर के अंदर था, प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर। मोटा मोटा अपन ने इसके अंदर क्या देखा? सबसे पहले तो अपन ने जैसे देखा लीला पैलेस वाली अपनी कहानी देखा, आपको समझ में आया ना? देखो 10 लाख आया जुरिडिक्शन समझ में, चेन्नई वाला, और चेन्नई वाला कौन सा? डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फॉर्म आया समझ में। 10 लाख वाला कहाँ फाइन होगा? डिस्ट्रिक्ट में, तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फॉर्म ने ही पेनल्टी लगाई है लीला पैलेस के ऊपर, और लीला पैलेस सर्विस प्रोवाइडर, तो आया त्रुटि हुई। उसके अंदर लिखा हुआ था ना कि राइट टू बी, दूसरा राइट अपन ने पढ़ा था, राइट ऑफ अवेयर, उसके बारे में पता होनी चाहिए, उसको सूचना होनी चाहिए। राइट टू बी फॉर क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी एंड प्योरिटी एंड प्राइस, तो प्योरिटी और सर्विस नहीं थी यहाँ पे। क्यों? वो मास्टर क्यू से अंदर घुस गया और कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में देख लिया गेस्ट को, ऐसे, ठीक है। तो ये ऐसे इसको अपन को ध्यान में रखना है सारी। और है कहाँ, कौन सी लिस्ट है? 7 शेड्यूल के अंदर कौन सी लिस्ट है? अपने कॉन्करेंट लिस्ट है, ऐसे, ठीक है। 2021 के अंदर रूल्स बने, ये 2 चीज़ याद रखनी है अपन को, 2 करोड़ 50 लाख, 50 लाख 2 करोड़, और बीच वाला 50 लाख से 2 करोड़, ऐसे टोटल कितने अपने हर यूनियन टेरिटरी के अंदर भी है। बस लद्दाख वाले का जुडिक्शन है अपने जम्मू एंड कश्मीर में, ऐसे, ठीक है। और इसकी जो अपील है जिला वाले की, वो 45 दिन के अंदर करनी है राज्य में, और राज्य वाले की 30 दिन के अंदर, सुप्रीम और नेशनल की सुप्रीम कोर्ट में 30 दिन, बाकी सब नॉर्मल है ना। ऐसे रिव्यू खुद के 30 दिन के अंदर ही। सैरोगेसी एडवर्टाइजमेंट मैंने आपको बताया, किंगफिशर बियर से नफरत है, लेकिन किंगफिशर से प्यार हो गया। क्यों? क्योंकि किंगफिशर मिनरल वाटर से प्यार हो गया, या रॉयल चैलेंजर मैग्नेट से प्यार हो गया जिसका स्पॉन्सर किंगफिशर है, या किंगफिशर एयरलाइन से प्यार हो गया, तो इस बहाने वो बियर वाले ही उसने पॉपुलर कर दिया। तो यह है सैरोगेट एडवर्टाइजिंग। फिर केवेट एम्परर, लेट बायर बी बीवेयर, केवेट वेंडिलेटर, लेट सेलर बी बीवेयर। चैलेंजेस अपने देखिए और इंपॉर्टेंस। ADRM ध्यान रखो, सिलेबस में लिखा हुआ ADRM, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म, उसके अंदर ये काफ़ी पॉपुलर है, ठीक है। तो ऐसे इसको अपन को ध्यान में रखना है और इस टॉपिक को पढ़ना है। ऐसे शॉर्ट एंड स्वीट था टॉपिक, तो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ है। देखो, और बुक से आप रीडिंग लगा सकते हो आराम से इसको, है ना। यूँ है ये पूरा जैसे TMS से रीडिंग लगाओगे तो पूरा उसके अंदर अपन को ऐसा देखने को मिलेगा। ओके जी, नेक्स्ट मिलते हैं अपन नए टॉपिक में। ओके।